Hello students, this is Amit Tiwari, your economics teacher. Students, we have been studying the first chapter of statistics, that is the concept of economics and significance of statistics and economics. And in today's video lecture, we will discuss the three distinct components of economics, which are consumption, production and distribution. So we will start with consumption. तो ह्यूमन बींग्स के द्वारा डिफरेंट गुड्स सर्विसेज का इस्तेमाल किया जाता है अपने नीड्स और वांट्स के सेटिस्फेक्शन के लिए, और इसी प्रोसेस को हम कंजम्पशन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि हर एक इंडिविजुअल या हर एक कंज्यूमर के पास लिमिटेड मीन्स होते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी और इन टर्म्स ऑफ अदर रिसोर्सेज, और जो उनकी नीड्स और वांट्स होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं एज़ कम्पेयर टू द रिसोर्सेज दे आर हैविंग। तो अब यहाँ पे बात ये आती है कि किस तरीके से वो अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करें जिससे कि वो डिफरेंट गुड्स और सर्विसेज को परचेज कर सकें और उससे उनको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल सके। यानी कि लिमिटेड रिसोर्सेस की मदद से वो अपने सेटिस्फेक्शन लेवल को किस तरीके से मैक्सिमाइज कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि एट ए गिवन मार्केट प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विस विथ लिमिटेड मीन्स और विथ लिमिटेड रिसोर्सेज, हाउ द कंज्यूमर्स इज गोइंग टू मैक्सिमाइज देयर सेटिस्फेक्शन लेवल। और यहीं पे जो हम स्टडी हमारी होती है उस स्टडी को हम कंजम्पशन थियरी कहते हैं, और इसमें हम डिफरेंट रिलेशनशिप्स फॉर्मुलेट करते हैं जो कि एक्सप्लेन करता है कि किस तरीके से कोई कंज्यूमर ऐसे सिचुएशन में बिहेव करेगा कि जब उसके पास लिमिटेड मीन्स हों, लिमिटेड रिसोर्सेज हों और उसके नीड्स, उसके वांट्स अनलिमिटेड हों और वो अपने सेटिस्फेक्शन लेवल को मैक्सिमाइज भी करना चाहता हो। तो जैसे कि इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है कि देयर इज़ अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ गुड्स एंड इट्स परचेज। किसी गुड्स और कमोडिटीज़ का प्राइस और उसकी जो डिमांड है उसमें इनवर्स रिलेशन होता है। यानी कि अगर किसी गुड्स और किसी कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज़ करता है तो साइमल्टेनियसली उसका जो डिमांड होता है वो डिक्रीज़ करने लगता है। तो ये एक बिहेवियर है, ये एक ट्रेंड है, बट ये ट्रेंड भी यूनिवर्सल ट्रेंड नहीं है, ये भी चेंज होता है। इट डिपेंड्स ऑन द प्रायोरिटीज़ ऑफ अ कंज्यूमर और अदर डायनेमिक्स ऑफ द मार्केट। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जो भी हम रिलेशनशिप्स फॉर्मुलेट करते हैं उन्हीं की मदद से हम हर एक सिचुएशन में डिफरेंट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, और इन सब की जो स्टडी होती है उसको हम कंजम्पशन थियरी बोलते हैं। दूसरा जो मेजर कंपोनेंट है इकोनॉमिक्स का वो है प्रोडक्शन। और ठीक वैसे ही प्रोड्यूसर के पास भी लिमिटेड मीन्स होता है, लिमिटेड रिसोर्स होता है, एंड दे हैव टू प्रोड्यूस अ वाइड रेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो इस सिचुएशन में अब प्रोड्यूसर को भी डिसीजन लेना होता है कि किस तरीके से एट अ गिवन प्राइस ऑफ डिफरेंट इनपुट्स वो किस कॉम्बिनेशन में अपने गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करें जिससे कि उन्हें कम से कम खर्चे पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो या ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकें, यानी कि अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकें। तो दे शुड डिसाइड द मोस्ट एफिशिएंट combination of goods and services together with the inputs at different price levels so that they would be able to earn maximum profit. So this comes under the study of production theory,
इसमें भी हम कुछ ऐसे सेट ऑफ स्टैंडर्ड रिलेशनशिप्स फॉर्मुलेट करते हैं जिसकी मदद से हम प्रोड्यूसर्स के बिहेवियर को या प्रोड्यूसर्स के डिसीजन बिहेवियर्स को हम स्टडी करते हैं। जो थर्ड कंपोनेंट है इकोनॉमिक्स का, उसको हम डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। जब प्रोडक्शन के बाद जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं, उसको सेल करने के बाद जो भी प्रॉफिट या जो रेवेन्यू जनरेट किया जाता है और एक्सपेंसेस को बियर आउट करने के बाद वट एवर द लेफ्ट ओवर प्रॉफिट इज़ देयर, उसको किस तरीके से इकॉनमी में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन थियोरी में पढ़ते हैं। बेसिकली जो भी एजेंट ऑफ प्रोडक्शंस हैं, जैसे कि जिसको कि हम ओनर ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, इन्हीं की मदद से कोई भी प्रोड्यूसर या कोई भी प्रोड्यूसिंग फर्म गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करती है। तो इनके बीच में किस तरीके से जो भी इनकम जनरेट हुआ है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करें। दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी वाइटल प्रॉब्लम विच अराइजेस वेरी फ्रिक्वेंटली इन इकोनॉमिक्स। तो अगर हम लैंड की बात करें, लैंड एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, तो लैंड के बदले जो भी एजेंट ऑफ प्रोडक्शन है उसको रेंट मिलता है, लेबर को उसको वेजेस मिलता है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट में हमें इंटरेस्ट मिलता है और एंटरप्रेन्योर को अल्टीमेटली प्रॉफिट मिलता है। तो इस तरीके से इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और इसको हम जो हमने अभी बात की इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन को, उसको हम जीडीपी का डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि वॉट एवर द आउटपुट इज़ देयर इन द इकॉनमी इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द एजेंट्स ऑफ प्रोडक्शंस। और जो भी आउटपुट होता है उसको हम जीडीपी बोलते हैं। इसको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिटेल में पढ़ेंगे कि जीडीपी क्या होता है और इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या हैं। इसको हम क्लास 12th में पढ़ेंगे और बेसिकली इसको मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ेंगे। तो व्हाट आर द इकोनॉमिक प्रिंसिपल ऑन द बेसिस ऑफ विच इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, सच ए स्टडी इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन थियोरी इन इकोनॉमिक्स। तो वो कौन से प्रिंसिपल्स हैं जिनके बेसिस पे हम जो भी इनकम जनरेट होता है किसी इकोनॉमी में उसको ओनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस के अमंग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम डिस्ट्रीब्यूशन थियोरी के अंतर्गत जो है स्टडी करते हैं। इन तीन मेजर कंपोनेंट्स के अलावा भी इकोनॉमिक्स में कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, जैसे कि क्वेश्चंस रिलेटेड टू सोशल सिग्निफिकेंस लाइक द क्वेश्चन ऑफ पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, question of growth with social justice and question of environmental degradation are linked to various economic activities। तो ये सारी की सारी चीज़ें, ये सारे के सारे जो कंसर्न्स हैं कहीं ना कहीं हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से रिलेटेड हैं। जैसे कि सोशल सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन ऑफ पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, कोई प्रोड्यूसर है वो अगर लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन करता है यानी कि लेबर ज़्यादा से ज़्यादा रखता है, इट मीन्स कि he is generating employment opportunities in his factory। बट क्या हो कि अगर वो टेक्नोलॉजी इंटेंसिव प्रोडक्शन करे तो इससे क्या होगा कि वो नंबर ऑफ़ मशीन्स बढ़ा देगा या कुछ इस तरीके की टेक्नोलॉजी का इम्प्लीकेशन करेगा जिससे लेबर कम हो जाए, लेबर का इम्प्लीकेशन कम हो जाए। तो उस समय क्या होगा कि जो भी एम्प्लॉयड लेबर्स थे जब वो लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन कर रहा था वो अब अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। तो यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा सोशल इशू अराइज होता है अनएम्प्लॉयमेंट का। तो जो भी ग्रोथ प्रोसेस हो वो कहीं ना कहीं सोशल वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए करना होगा। ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है जिसको कि हम टैकल करते हैं, हम स्टडी करते हैं इकोनॉमिक्स में। वैसे ही अगर हम पॉवर्टी की बात करते हैं तो पॉवर्टी में क्या है कि हमारी इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर्स और विज़िबल्स गवर्नमेंट सेक्टर जिसमें कि PSUs हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, ये सब मिल के काम करते हैं, पैरेलली काम करते हैं।
तो अगर हम प्राइवेट सेक्टर्स की बात करें तो वो प्रॉफिट ओरिएंटेड प्रोडक्शन प्रोसेस होता है उनका, या जो भी बिजनेस प्रोजेक्शन होता है वो प्रॉफिट ओरिएंटेड होता है, यानी कि वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना चाहते हैं, वो वेलफेयर की बात नहीं सोचते हैं। लेकिन हमारी इकॉनमी में अगर हम देखें तो गरीबों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, तो एक पर्टिकुलर प्राइस लेवल पे वो जाके अपने कंजम्पशन एक्टिविटीज़ को कंप्लीट नहीं कर सकते, क्योंकि उनके लिए वो उस पर्टिकुलर प्राइस लेवल पे परचेज़ करना किसी कमोडिटी को, किसी गुड्स को आ, आसान नहीं होता है। तो इस बात को भी हमें ध्यान में रखना होता है, पॉवर्टी को भी ध्यान में रखना होता है, अनएम्प्लॉयमेंट को ध्यान में रखना होता है। प्लस हम अगर ग्रोथ कर रहे हैं, हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो वो डेवलपमेंट, वो ग्रोथ जो प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं हमारे एनवायरनमेंट को डिग्रेड करता है। तो हमें इस बात को भी ध्यान में रखना है। जो भी हम रॉ मटेरियल्स इनपुट करते हैं अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में, या जो भी फ्यूल और एनर्जी सोर्सेज को हम यूज़ करते हैं, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो रहा है। तो इसको भी हमें ध्यान में रखना होता है कि हमें ग्रोथ तो करना ही करना है, प्लस इस बात का भी ध्यान में रखना है कि आगे वाली जनरेशन्स के लिए इन सब चीज़ों की शॉर्टेज ना हो जाए, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की भी हमें बात करनी होती है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी अराइज होते हैं जिनको कि हमें इकोनॉमिक्स में टैकल करना होता है। नाउ वी विल डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल के इश्यूज़ को एड्रेस करते हैं, या इंडिविजुअल के बिहेवियर्स को मार्केट डायनेमिक्स से किस तरीके से उसमें फ़र्क पड़ता है इसकी स्टडी करते हैं। और अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकॉनमी एज अ होल हम स्टडी करते हैं, यानी कि एग्रीगेट्स की स्टडी करते हैं। तो ये एक मेजर डिफरेंस होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में। बहरहाल आपकी किताब में क्या लिखा है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विथ इकोनॉमिक इशूज़ और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू माइक्रो इकोनॉमिक यूनिट्स लाइक हाउस होल्ड्स, अ फर्म, एन इंडस्ट्री एक्सेट्रा। तो जो मैंने बात बताई बिल्कुल वही बात इसमें भी बता रहा है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स यूनिट्स जैसे कि हाउस होल्ड हो गया, हाउस होल्ड में आपके इंडिविजुअल भी हो जाएगा जिसको कि हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बेसिकली बोलते हैं, और कोई फर्म हो गया, कोई इंस्टीट्यूशन हो गया, कोई इंडस्ट्री हो गई, उनका क्या बिहेवियर है डिफरेंट मार्केट डायनेमिक्स के अकॉर्डिंग, इसकी स्टडी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं। एंड दीज इशूज़ एंड प्रॉब्लम्स आर स्टडीड एंड एड्रेस्ड लार्जली विद अ व्यू टू मैक्सिमाइज इंडिविजुअल वेलफेयर। और इन सब चीज़ों की स्टडी हम स्टडी करने के पीछे एक कारण जो है वो ये है कि हम इंडिविजुअल वेलफेयर को मैक्सिमाइज़ करना चाहते हैं। दूसरी बात अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की करें तो इट डील्स विद इकोनॉमिक इशूज़ और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। तो दीज इशूज़ और प्रॉब्लम्स आर स्टडीड एंड एड्रेस्ड कीपिंग इन माइंड द गोल्स ऑफ सोशल वेलफेयर एंड कलेक्टिव वेलफेयर। यहाँ पे सोशल वेलफेयर और कलेक्टिव वेलफेयर की बात हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं। नाउ वी विल डिस्कस द स्टैटिस्टिक्स, व्हाट स्टैटिस्टिक्स इज। तो अगर हम एक लेमैन की बात करें तो लेमैन से अगर हम पूछें कि सांख्यिकी क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, तो शायद वो हमें जो है ये बताए कि स्टैटिस्टिक्स जो है संख्याओं का या सूचनाओं का संग्रहण होता है, स्टोर ऑफ क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन, और ये सही भी है। तो स्टैटिस्टिक्स मीन्स क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन और क्वांटिफिकेशन ऑफ द फैक्ट्स एंड फाइंडिंग्स। सूचनाओं का संग्रहण कोई हम सांख्यिकी कहते हैं या स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। लेकिन ये क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशंस हमें मिलते कैसे हैं? तो कुछ ना कुछ ऐसा सिस्टम होगा, कुछ ऐसा मेथड होगा जिसकी मदद से हम जो भी क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन हैं उनको कलेक्ट करते होंगे। तो जो स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशंस हैं वो रॉ इन्फॉर्मेशन भी हो सकते हैं। तो अगर वो रॉ इन्फॉर्मेशन है, प्रोसेस्ड नहीं है, तो वहाँ पे हमें उन्हें प्रोसेस करना होता है, उनको क्लासीफाई करना होता है, उनको टेबुलेट करना होता है और उनको सिस्टमेटिकली प्रेजेंट करना होता है। तो वन मस्ट लर्न द सिस्टम ऑफ प्रेजेंटेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, एंड ऑल्सो देयर मस्ट बी अ सेट ऑफ मैथड्स एंड टेक्निक्स टू कंडेंस द डेटा। तो बहुत लार्ज अमाउंट में हमारे पास स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन हो सकते हैं, क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन हो सकता है। तो उससे अगर कोई कंक्लूज़न निकालना होता है तो हमें उसकी एनालिसिस करनी होती है, और एनालिसिस करके उस डेटा को कंडेंस करना होता है। तो इसके लिए तमाम टूल्स हैं, टेक्निक्स हैं जिसको कि हमें स्टडी करना होगा, जो कि हम आगे स्टडी करेंगे।
तो एज अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स हैज़ टू स्टडी ऑल दिस मेथड्स एंड टेक्निक्स टू अंडरस्टैंड एंड मास्टर द subject matter of statistics. So unlike a layman, a student of economics cannot relax taking statistics just as a pool of quantitative information. So instead he is also to look into the methods of techniques related to its collection, classification, presentation, analysis as well as interpretation. तो इन सारी चीज़ों को भी एक इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट को ध्यान में रखना होता है कि किस तरीके से अगर उसके पास क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन है तो उसका वो इस्तेमाल कैसे कर सकता है। जाहिर सी बात है कि उसकी एनालिसिस करेगा, फिर उसको इंटरप्रेट करेगा, तो एनालिसिस करने के पहले उसको क्लासिफाई करना होगा, ठीक, उसको प्रॉपरली प्रेजेंट करना होगा, फिर उसके बाद उसकी कहीं एनालिसिस होगी, फिर उससे कोई कंक्लूज़न ड्रॉ किया जा सकता है। तो ये सारे टूल्स और टेक्निक्स उस एक पर्टिकुलर स्टैटिस्टिक्स के स्टूडेंट को सीखना होता है। तो अगर हम बात करें स्टैटिस्टिक्स की तो इसको हम सिंगुलर सेंस में और प्लूरल सेंस में, दोनों सेंस में डिफ़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हम स्टैटिस्टिक्स को प्लूरल सेंस में डिफ़ाइन करेंगे। तो इन इट्स प्लूरल सेंस स्टैटिस्टिक्स रेफर्स टू इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ numbers or numerical data such as population statistics, employment statistics, statistics concerning public expenditure etc. तो अगर हम एम्प्लॉयमेंट स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ एक इंडिविजुअल जो कि अनएम्प्लॉयड है या एम्प्लॉयड है इसकी तो बात हम करेंगे नहीं। इकॉनमी में जितने भी काम करने के में सक्षम लोग हैं वो उन सारे लोगों में कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, कितने अनएम्प्लॉयड हैं, किस सेक्टर में कितना एम्प्लॉयमेंट है, कितना अनएम्प्लॉयमेंट है, इन सारी चीज़ों की स्टडी हम करते हैं। तो यहाँ पे देखें तो हम प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स की स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स को हम प्लूरल सेंस में डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो हाउएवर एनी न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट अ स्टैटिस्टिक्स। अब कोई एक पर्टिकुलर नंबर हो तो क्या हम उसको स्टैटिस्टिक्स बोल सकते हैं? जैसे कि मैं कहूँ कि मेरे जेब में 100 रुपये है, तो क्या ये स्टैटिस्टिक्स हो सकता है? नहीं, इट वोंट बी एन स्टैटिस्टिक्स। लेकिन मैं ये कहूँ कि पिछले 3 महीने से मुझे 100 रुपये पॉकेट अलाउंस मिल रहे हैं और इस महीने मुझे 400 रुपये एज अ पॉकेट अलाउंस मिले हैं, जो कि पिछले 3 महीनों से 100 रुपये अधिक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये एक स्टैटिस्टिक्स है, क्योंकि हमने पिछले 3 महीनों के आंकड़ों का न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशंस को कलेक्ट किया और चौथे महीने के न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन से कंपेयर किया, तो हमें ये पता चला कि 100 रुपीज़ अधिक पॉकेट अलाउंस मिला। तो दिस विल क्रिएट अ स्टैटिस्टिक्स। द फॉलोइंग टेबल शोज अ सेट ऑफ डेटा विच इज स्टैटिस्टिक्स एंड अनदर सेट विच इज़ नॉट स्टैटिस्टिक्स। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जिनकी बेसिस पे हम कह सकते हैं कि क्या स्टैटिस्टिक्स है, क्या नहीं है। तो अ काऊ हैज़ 4 legs, तो क्या ये स्टैटिस्टिक्स है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर हम कहें कि एवरेज हाइट ऑफ 26 प्लस मेल पीपल इन इंडिया इज 6 feet कंपेयर टू 5 इन नेपाल, तो इट विल फॉर्म अ स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन। द सेम वे राम हैज़ 200 रुपीज़ इन हिज पॉकेट, तो it won't be an statistical information. It is just an information that Ram is having 200 rupees in his pocket. But the second example which is given, and birth rate in India is 18 per thousand compared to 8 per thousand in US. So here we are comparing India and USA in terms of birth rate. तो यहाँ पे statistical information हमें देखने को मिलता है। नाउ यहाँ पे कुछ डेफिनेशन दिया हुआ है स्टैटिस्टिक्स का। तो पावले करके एक इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने क्या डेफिनेशन दिया है स्टैटिस्टिक्स का। वो कहते हैं कि स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकल स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट्स इन एनी डिपार्टमेंट ऑफ इंक्वायरी प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। ठीक है। और दूसरा यूल एंड कैंडले ने क्या कहा है कि बाय स्टैटिस्टिक्स वी मीन क्वांटिटेटिव डेटा अफेक्टेड टू अ मार्केट एक्सटेंट बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस। तो these are the 2 definitions of statistics which you have to by heart, because कभी कभी definition भी पूछ दिया जाता है एग्जामिनेशन में। तो students, this is for today, and the remaining portion of this chapter we will try to cover up in our next video. Till then, have a good day.